ओके दोस्तों, तो अब हम लोग चालू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज द न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स का दो पार्ट है। सबसे पहले हम जो न्यूक्लियस है उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे और उसके डिकेस के बारे में देखेंगे। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो किस तरीके से डिके होते हैं वो हम देखेंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है रेडियो एक्टिविटी, जिसके अंदर हम डिकेस के जो नेचुरली ऑकरिंग डिकेस है उनका जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, वेरी फंडामेंटल। एंड पहला जो स्टार्टिंग में पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी अ मच थियोरेटिकल पार्ट। तो इसलिए मैंने बोर्ड में ऑलरेडी लिख रखा हूं। आप लोग, मैं एक बार हट जाऊंगा यहां से तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और नोट्स प्रॉपर बना लेना, ठीक है, जिससे कि हमारे लिखने के दौरान टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए मैं बोर्ड में पहले से लिख के रखा हूं, ठीक है। ओके, देखो न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस के बारे में सबसे पहले आइडिया लगता है 1911 पे, जब रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट होते हैं। क्योंकि उससे पहले जो है वो तो ये माने जाते थे जितना भी मास है वो एक पर्टिकुलर एटम का वो पूरे एरियाज में फैला हुआ है, एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पूरे फैले हुए जो पॉजिटिव मास है उस पॉजिटिव मास के अंदर एम्बेडेड होते हैं। लोगों को तब तक जो है ना प्रोटॉन के बारे में आइडिया था ना न्यूट्रॉन के बारे में आइडिया था। सबसे पहली बार जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ रदरफोर्ड ने किया 1911 पे, तो तब मालूम पड़ा जो न्यूक्लियस के अंदर ज्यादातर जगह जो है वो हमारे खाली है। न्यूक्लियस के अंदर जितना भी पॉजिटिव मास है वो पूरा का पूरा, पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा, और जितना मास है लगभग एक बहुत ही छोटा सा जगह पर समेटा हुआ होता है, और लोगों ने उस चीज का नाम दिया न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस मींस कोर। ओके, सो ऐसे चलता रहा। लोगों को तब तक प्रोटॉन के बारे में आइडिया तो भले ही लग चुका था, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में तब भी लोगों को कोई आइडिया नहीं था। तो 1920 में वापस रदरफोर्ड ने ही और एक चीज बताया, जो देखो मास का हिसाब ठीक से मिल नहीं रहा है, तो प्रोटॉन के अलावा ज्यादातर न्यूक्लियस के अंदर, हाइड्रोजन की बात छोड़ दो, हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी न्यूक्लियस होते हैं उन सब में जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है उसके अलावा भी कोई एक न्यूट्रल पार्टिकल तो एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसका मास लगभग प्रोटॉन जितना ही है। लेकिन लोगों को तब तक भी न्यूट्रॉन के बारे में आइडिया नहीं लगा। एंड फाइनली जो इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है दैट इज 1932 में जेम्स शेडविक, और उसने सबसे पहले उस न्यूट्रल पार्टिकल को डेमोन्स्ट्रेट किया और उसका नाम दिया न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों हमारा साथ में न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। इसको हम इसलिए साथ में बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ओके, देखो न्यूक्लियस का असली में जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, उसके अंदर जो चल रहा होता है दैट इज कंप्लीटली बियॉन्ड आवर सिलेबस एंड स्कोप। एक्चुअल में दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। आगे जाके अगर आप एटॉमिक फिजिक्स को लेकर और रिसर्च करोगे तो तब जाके इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में और आइडिया लगता जाएगा। एंड सच्चाई तो ये है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर इज एन एवर इवॉल्विंग प्रोसेस। जो भी थ्योरीज है वो हर दिन डिस्कार्ड होता है, नया थ्योरीज आते हैं, नया मॉडल्स आते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ये जो मेन हमारा तीन एटॉमिक पार्टिकल्स है, इनको पार करके अभी तक हम बहुत आगे तक आ चुके हैं। हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बातचीत करते हैं। कुछ हमारे पास मेसॉन्स होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे बोसॉन्स होते हैं, कुछ फर्मियॉन्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्वार्क्स, एंटीमैटर्स, भर भर के बहुत सारी चीजों का एग्जिस्टेंस के बारे में हमें आइडिया लग चुकी है। तो न्यूक्लियस के बारे में हम जो चर्चा करने वाले हैं दैट इज अ वेरी वेरी सुपरफिशियल, वेग एंड लिमिटेड चर्चा। ज्यादा इसके बारे में हम दिमाग लगाने की पोजीशन में नहीं है। देखो, दिमाग लगा के हम कुछ उखाड़ नहीं लेंगे, हमें अल्टीमेटली अपना सिलेबस को कंप्लीट करनी है। सबसे पहले हम कोई अच्छे कॉलेज में पहुंचे, फिर इसके ऊपर रिसर्च करने का मौका हमें मिलेगा।
तो ऑब्वियस सी बात है जो मैं पढ़ाऊंगा क्या वो 100% सही होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही तो क्या है वो अभी तक साइंटिस्ट को भी नहीं मालूम है, तो मैं क्या बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। और सच्चाई तो ये है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो नया नया जो थ्योरीज आती है, क्या मैं उसको एग्जैक्टली ट्रैक करता हूं? नहीं करता हूं, नहीं कर पाता हूं, ठीक है। तो उसको लेकर दिमाग लगाने का कोई पॉइंट नहीं है। मैं कुछ कुछ चीजें बता तो भले ही सकता हूं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो एब्सोल्युटली यूजलेस रहने वाला है। तो हम बहुत ही बेसिक लेवल का चर्चा करेंगे। ये उम्मीद लेके मत बैठना सर मजा आ जाए, नहीं, मजा देने के लिए तो हम यहां पे खड़े ही नहीं है। हमें अपना एग्जाम को क्रैक करनी है। एंड हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इन द ड्यू प्रोसेस हम फिजिक्स के ऊपर जो प्यार है वो भी अपना बढ़ाएंगे, ठीक है। वो कोशिश भी हमारी डेफिनेटली रहेगी। बट ऑब्वियस सी बात है, जो कंप्लीटली इरिलेवेंट चीजें हैं, मजा देने के नाम पे उन चीजों को कराने का तो डेफिनेटली कोई पॉइंट नहीं है। तो प्लीज इसमें ये उम्मीद मत रखना जो मैं एटम्स के अंदर घुसने वाला हूं, मैं क्वार्क्स के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं, ये उम्मीद लेके तो बिल्कुल भी ये टॉपिक चालू ही मत करना। मैं बिल्कुल ही सुपरफिशियली पढ़ाऊंगा जितना हमारा काम का है। क्या मैं जो पढ़ाऊंगा उससे एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा? जी जरूर, डेफिनेटली। मॉडर्न फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं चुकेगा, इतना तो मैं जरूर पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हिस्टोरिकली 1932 के बाद हमारा न्यूक्लियस का जो मोटे मोटे स्ट्रक्चर है वो हमारा कंप्लीट होता है बाय द इन्वेंशन ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। इसको हम लोग बोलते हैं उसका एटॉमिक नंबर। और जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, ठीक है। उसको हम बोलते हैं उसका मास नंबर। तो जनरली हम कोई भी एक न्यूक्लियस को दिखाते हैं वाया Z एक्से। रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक को लेफ्ट या राइट दोनों में लिखते हैं, ठीक है, भाड़ में जाए। मैं भी अपने मर्जी से कोई भी लिखना चालू कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन बातों से, ठीक है। जो Z है वो दिखाता है टोटल पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारा A है वो हमारा दिखाता है उसका मास, बोथ टेकन इन एप्रोप्रिएट यूनिट्स, ठीक है। यानी Z उसका पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यानी Z यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और A जो है उसका टोटल मास नहीं है, A यूनिट मास है, ठीक है। यूनिट्स आर टेकन केयर प्रॉपर्ली, राइट। अच्छा, तो प्रोटॉन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 1p1 और 1h1। उसके अंदर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और प्रोटॉन का जो हमारा मास है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास को हम लगभग सेम मानते हैं, एंड उसी को हम 1 यूनिट मास मान चुके हैं। न्यूट्रॉन जो है दैट इज इक्वल्स टू 0 and 1, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते हैं -1e0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास को हम डेफिनेटली नेग्लेक्ट करते हैं, और उसके अंदर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए नीचे 0 है। मास जो है वो प्रैक्टिकली प्रोटॉन के इक्वल है, सो दैट इज रिटन एज 0 and 1, राइट। अच्छा, कुछ स्पेशल ग्रुप्स का नाम याद कर लो यहां पर। पहला होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? दो न्यूक्लियस जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो हमारा डिफरेंट हो, ठीक है। दे हैव लगभग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड हम जानते हैं जो पीरियोडिक टेबल में दोनों को सेम जगहों पर रखते हैं। क्लासिक एग्जांपल प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। जो प्रोटियम है उस पर एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। सिमिलरली 6s12, 6s13, 6s14, एक में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, एक में 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन है, और एक में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन्स है। तो आइसोटोप्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं होती है, वो ऑर्गेनिक में आप लोग देख चुके हो, ठीक है। बहुत जगह पे काइनेटिक इफेक्ट दिखते हैं हमें, आइसोटोपिक इफेक्ट दिखते हैं, बट मोटे मोटे तौर पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारे सारे के सारे सेम होते हैं। वो बात भी हम जानते हैं, जो रिएक्शन प्रोटियम दे सकता है वो रिएक्शन हमारा ड्यूटेरियम भी दे सकता है, ठीक है। अगला जो है दैट इज आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार वो होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ ए हो
बट उसका जो Z हो वो डिफरेंट हो, यानी मास नंबर सबका सेम है लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा डिफरेंट है। अच्छा देखो, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में एक तो डिफरेंट होना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो सेम न्यूक्लियस बन गया वो, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, एकदम क्लासिक एग्जांपल के फॉर्म में 7n14 एंड 6c14 इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल जो हम साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आइसोटोन्स क्या होता है? दो न्यूक्लियस जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, यानी A माइनस Z जो है वो अगर हमारा सेम है तो इन दैट केस उनको हम बोलेंगे आइसोटोन्स। एंड क्लासिक एग्जांपल 6c14 एंड 8o16। नेक्स्ट होता है आइसोडायफर। एंड व्हाट आर आइसोडायफर्स? वो सारे जिसमें डिफरेंस इन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो हमारा सेम हो, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है A माइनस Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है Z, तो A माइनस 2Z जिनका सेम होगा उनको हम बोलेंगे आइसोडायफर्स। एग्जाम्पल 92 यूरेनियम 238 एंड 90 थोरियम 234। हम साफ साफ देख सकते हैं यहां पे दोनों में ही डिफरेंस जो आएगा वो मेरा 54 का आने वाला है। A माइनस 2Z करके देख लो, दोनों में ही हम 54 मिलने वाला है, इनको हम बोलते हैं आइसोडायफर्स। आइसोटोन, आइसोबार, आइसोडायफर, इन सब का कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होता है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज का इन पे कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देम विल बी ड्रास्टिकली डिफरेंट, क्योंकि ये डेफिनेटली अलग अलग एलिमेंट्स है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें बिल्कुल भी कोई सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमें सिमिलर मिल सकती है। तो लोग जो जब बेसिक स्ट्रक्चर को समझे तो वहां पे उनका अगला एफर्ट जो था दैट वाज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस का साइज निकालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि न्यूक्लियस ऐसा नहीं है जो कोई प्रॉपर स्फीयर है या कोई प्रॉपर सिलेंडर है, इट इज अ हाईली अनइवन बाउंड्री, और इनफैक्ट तो उसका कोई क्लियर कट बाउंड्री होती भी नहीं है, ठीक है। फिर भी एक रफ एस्टिमेशन, एक टेंटेटिव एस्टिमेशन में अगर न्यूक्लियस को हम स्फेरिकल मान ले तो लोगों ने ऑब्जर्व किया उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम उसका मास नंबर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम इज 4/3 pi r cube, so r cube being proportional to a, r is proportional to a to the power 1/3, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं r इक्वल्स टू r नॉट इंटू a टू द पावर 1/3। r नॉट एक पॉजिटिव कांस्टेंट है जो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंट करता है रेडियस। जब r इक्वल्स जो हमारा a इक्वल्स टू 1 हो, यानी प्रोटियम हो, प्रोटियम न्यूक्लियस का जो हमारा रेडियस होता है उसको हम बोलते हैं r नॉट। नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का साइज कुछ भी हो सकता है। हम हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बोल रहे हैं तो ये बोल ही नहीं सकते हैं कि हम प्रोटियम के बारे में बात कर रहे हैं या ड्यूट्रियम के बारे में बात कर रहे हैं या टिट्रियम के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस साइज वाइज इनमें ड्रास्टिक डिफरेंस डेफिनेटली होने वाली है, ठीक है। ओके, उम्मीद है ये समझ में आ गया है, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है। आर नॉट का वैल्यू अगर याद रख सकते हो अच्छा रहेगा। आर नॉट जो होता है वो होता है 1.2 फर्मी या 1.2 फेम्टोमीटर, 10 to the power minus 15 मीटर। अच्छा, अनलाइक द एलिमेंट्स जिनका डेंसिटी ड्रास्टिकली डिफरेंट होता है फ्रॉम वन टू द अदर, जो हमारा न्यूक्लियस का डेंसिटी है वो ऑब्जर्व किया गया है लगभग सबका सेम होता है और वो एक्सट्रीमली हाई होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को अगर मैं अप्रोक्सीमेटली सेम मान लूं, जो कि बहुत ज्यादा गलत तो नहीं है, लेट्स टेक इट एट 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। तो अगर कोई न्यूक्लियस का मास नंबर A है तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो हमारे पास A हो जाएगा। तो मास ऑफ न्यूक्लियस लगभग जो होगा दैट विल बी 1.67 into A into 10 to the power minus 27 kg। बहुत ही ज्यादा वेग है, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, इट्स वेरी वेग, ठीक है। न्यूक्लियस का मास इस तरीके से निकलता ही नहीं है। न्यूक्लियस के मास के बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे।
मोटे मोटे तौर पे राइट नाउ तो हम ये मान ले सकते हैं जो लगभग इतना मास होगा। क्या एग्जैक्टली होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। जब मैं डिवाइड करूंगा डेंसिटी में तो साफ साफ देख सकते हो ए का फैक्टर हमारा कट जा रहा है और डेंसिटी इज कमिंग आउट टू बी अ कांस्टेंट नंबर एंड इट इज कमिंग आउट ऑफ द ऑर्डर 10 to the power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी वाटर से अगर मैं कंपेयर करूं सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power of 14 times more dense। सो 10 to the power of 14 times more dense मतलब तुम समझो अगर हमारे पास एक चम्मच न्यूक्लियस भी हो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड उसको उठाना हमारे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बन जाएगा। सो न्यूक्लियस का डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। हम चीजों को उठा पाते हैं उसका रीजन एक ही है, जो एटम के अंदर ज्यादातर जगह जो है वो खाली है। लेट्स ट्राई टू रफली एस्टिमेट जो किस हद तक के बारे में हम बात कर रहे हैं। नॉर्मल हाइड्रोजन के बारे में समझो, मान लो 1s ऑर्बिटल पे हमारा इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो अप्रोक्सीमेट रेडियस होता है दैट इज 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी ऑफ द ऑर्डर 10 to the power -10। और जब हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं न्यूक्लियस का रेडियस, वी आर टॉकिंग ऑफ द ऑर्डर 10 to the power -15। तो दोस्तों जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा it will come of the order 10 to the power 5 और 10 to the power 6। यानी एटम का जो हमारा रेडियस है वो रेडियस न्यूक्लियस के रेडियस का लगभग 10 to the power of 5 times तो है ही है। ठीक है, इन द केस ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर मैं वॉल्यूम के बारे में कंसिडर करूं सो इट विल बी 10 to the power of 15 times। So try to understand 10 to the power 15 ml का अगर एटम है, मैं बहुत ही वेग बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मान लो एटम का वॉल्यूम में 10 to the power 15 ml लूं तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम प्रैक्टिकली 1 ml जितना ही है। यानी पूरा का पूरा एटम एक्चुअल में खाली है क्योंकि बाकी जो जगह है उस पर तो इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन का मास को मैं प्रैक्टिकली नजरअंदाज कर सकता हूं। नाउ इसको जब मैं 10 to the power 15 या 10 to the power 14 से डिवाइड करूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर नाउ गेटिंग अ रियलिस्टिक नंबर लाइक दैट। इट इज कमिंग आउट ऑफ द ऑर्डर ऑफ लाइक 10 to the power 3 और 10 to the power 2। यानी हाइड्रोजन के केस में अगर हम देखेंगे तो ये 10 to the power 15 से डिवाइड होगा, सो इट विल बी 2.3 into 10 to the power 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगेन आई एम टेकिंग अ वेरी रफ एस्टिमेट। ठीक है, तब हम लोग जो अपना नॉर्मल डेंसिटीज है उसके बारे में हम बात करेंगे, वरना एक निडल के ऊपर जितना न्यूक्लियस आ सकता है उसको उठाने का क्षमता हम प्रैक्टिकली रखते ही नहीं है। ठीक है, सो दोस्तों न्यूक्लियस का बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक साइज के बारे में हमें आइडिया लग चुका है। मैं एक बार के लिए साइड पे हट जा रहा हूं, तो इस टाइम पे मैं उम्मीद रखता हूं जो एक बार आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो ढंग से, ठीक है, जो कि आपको थ्योरी लिखने में आसानी हो। यहां पर एक बार स्क्रीनशॉट लो, पॉज करना और पूरा का पूरा थ्योरी को जरूर एक बार लिख डालना, वो लिखना थोड़ा जरूरी है। ओके, उम्मीद है लिख लिए होंगे। तो अब यहां पर जो प्रॉब्लम का हम सामना करेंगे, लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट आया और वो डाउट ये रहा, तो सर हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो ये पढ़े थे जो दो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करता है। सच बात, सत्य वचन है। तो अगर वहां पर दो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करता है, अब इतने ज्यादा छोटे जगह पर, मान लो कार्बन का न्यूक्लियस है, किस ऑर्डर पे होगा? 12 to the power 1/3, 2 point something होगा। तो 2 point something into 1.2, चलो 2 ले लो, मतलब
2.5 फेम्टोमीटर में आप इतना सारे जो प्रोटॉन्स है, 6 प्रोटॉन को आप इकट्ठा कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगने वाला है। और हम लोगों ने पहले एक चीज देखे हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स के लिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स, इनके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने ग्रेविटेशनल फोर्स डेफिनेटली नेग्लेक्ट हो जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा एक लाचार सा फोर्स होता है, इसके बारे में हमें डेफिनेटली आइडिया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काउंटर एक्ट करने का क्षमता ग्रेविटेशनल फोर्स तो किसी भी दिन नहीं रखता है। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर कोई एक और फोर्स है जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को काउंटर एक्ट कर रहा है। हम उसके बारे में अब थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं, ओके।